कीमती, लाल और जहरीली मक्खी। ये कवर चित्र है दोस्तों। महाराजा वीरेंद्र प्रताप की कार्य कुशलता, न्यायप्रियता और अनुशासन के कारण चंदनगढ़ की जनता बहुत प्रसन्न और खुशहाल तथा अपने राजा की दीर्घायु की कामना करती थी। राज दरबार में सभी को न्याय मिलता था। महाराज दीर्घायु हो, सही, मुझे सही न्याय मिला है। लेकिन महाराज वीरेंद्र प्रताप की तरह राजकुमार कमलवीर दयालु, मधुर वाणी भाषी, अपने आपने सही कहा मेरे आदरणीय, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और आज्ञाकारी रानी माँ अस्वस्थ है, यदि मैं इनकी सेवा करूँगा तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। तभी वहाँ महाराजा वीरेंद्र से प्रताप का आगमन हुआ। यह क्या राजकुमार, महल में सैकड़ों दासियाँ होते हुए तुम बेकार में परेशान हो रहे हो? पिताजी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? रानी माँ अस्वस्थ है, इसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। जुग जुग जियो बेटा। यह कहकर राजा वहाँ से चले गई। और राजकुमार पंखा झेल रहा था, तभी चौंक पड़ा। ओह, इतनी बड़ी मक्खी, फिर लेकिन ये अंदर कैसे आई? लेकिन उसने भगाने का प्रयास किया। भाग। लेकिन ओह, यह तो रानी माँ की होठों पर जा बैठी और दौड़ता हुआ मक्खी को उड़ाना चाहा। लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। हे भगवान, यह क्या हो गया? मक्खी रानी माँ के होठों पर डंक मार कर उड़ गई और अगले पल रानी माँ का शरीर लाल पड़ता चला गया। वह अब क्या करूं? और रानी माँ बुरी तरह तड़पने लगी। तुरंत ही, अरे महारानी जी की चीख। ओह, महारानी जी चीखी। उन्हें क्या हुआ? उन्हें और महाराज कक्ष में पहुंचे। ओह, क्या महारानी जी, ओह क्या हो गया महारानी जी को? तुम्हारी रानी माँ के शरीर लाल क्यों हो रहा है? वो कमल रोया जा रहा था। महाराज क्रोधित उठे। महारानी को क्या हो गया कमल? क्या बताऊं पिताजी, मुझे खुद आश्चर्य है। कमल ने सारी बात बताई। वो यह क्या, अब क्या हुआ? और राजवैद्य आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ला को बुलाया गया। महारानी का इलाज शुरू हो गया, लेकिन कोई लाभ ना हुआ। जो जो समय बीतता गया, रानी की हालत बिगड़ती गई। अतंत महारानी का प्राण प्राण हो गया। अरे महारानी माँ बोलती क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाय महारानी, तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? और कुछ देर बाद, यहाँ क्या हुआ राजकुमार? आखिर तुम हमें बताते क्यों नहीं? पिताजी, जिस समय रानी माँ सो रही थी तो उस समय एक बड़ी सी मक्खी आई। और क्या बड़ी सी मक्खी? हाँ, बड़ी सी मक्खी। मेरे लाख भगाने पर भी वह रानी माँ के होठों पर बैठी और उसके बाद रानी माँ चीखती रही और मक्खी उड़कर गायब हो गई। ओह, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसी मक्खी के काटने से महारानी की मृत्यु हुई है। जी हाँ पिताजी, मेरा भी यही अनुमान है। और राजा सोच में पड़ गए। उन्हें सोच में पड़ा देख, यदि आप अनुमति दे तो मैं कुछ कहूँ पिताजी। पिताश्री, हाँ हाँ कहो कहो राजकुमार। आप राज्य के बड़े बड़े तांत्रिक और जादूगर को बुलाकर मालूम करें कि वह मक्खी कहाँ कहाँ की थी और उसे काटने का कोई इलाज है या नहीं। तुम्हारी राय ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं।
और एक तांत्रिक की गुफा में मारा हमें हमारे महाराज जयचंद नरेश आपके आमंत्रण किया है, हम जरूर आएंगे। महाराज वीरभद्र प्रताप ने आपको याद किया है, ठीक है। और महाराज के आमंत्रण पर बड़े बड़े जादूगर तांत्रिक महल में पहुंचने लगे और महाराज ने उन्हें रानी की मृत्यु का सारा किस्सा सुनाया। ओह, आश्चर्य है। सभी जादूगर और तांत्रिक अपने अपने दिमाग पर जोर डाला, परंतु कोई सफल न हुआ। और कुछ देर बाद महाराज उस जहरीली मक्खी को महारानी की होठों पर बैठने कितनी देर बाद उसे बेसुध हो गई थी, यह कोई 2-3 घंटे बाद। क्यों, क्या बात, कोई विशेष बात है? नहीं नहीं। अच्छा हुआ। अच्छा यह बताइए, मक्खी के पंख लाल थे? वह मक्खी सिर्फ राजकुमार ने देखी थी। कैसे थे उसके पंख? पिताजी, उस मक्खी के पंख लाल थे और वह काली धारियां थीं। ओह, राजन, मक्खी मायावी नगरी की थी, यहाँ से 200 मील दूर पूर्व की ओर घने जंगलों के पार। क्यों, क्या वह मक्खी कहाँ कहाँ की है थी? मायावी नगरी कहाँ है, क्या है? हाँ, वह मक्खी मायावी नगरी के तांत्रिक धीरसेन की आज्ञा से यहाँ वहाँ से निकली और जिसके होठों पर बैठ जाती है वह 2-3 घंटे बेसुध हो जाता है और उस समय बाद कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ओह, यह क्या! तो हम आपसे ओह, तो हम क्या करना चाहिए? किसी तरह मायावी नगरी में जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? महाराज की उत्सुकता बढ़ी। जिसने जिससे महारानी जीवित हो सकती है। सच? सच? बिल्कुल सच। लेकिन क्या तांत्रिक देव? लेकिन इसके लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ओह, जरा सी असावधानी जान भी जा सकती है। और आप विस, विस्तारपूर्ण बताइए। रानी माँ को जीवित पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। महाराज, महारानी को जीवित करने के लिए 40 दिन के अंदर माया नगरी में सरोवर से जल लाकर उन पर छिड़कना होगा। तब तक महारानी के शरीर को सुरक्षित रखना होगा। मगर क्या? मगर यह कि तांत्रिक धीरसेन को परास्त किए बिना उस सरोवर से तक नहीं जाया जा सकता। ओह, वीर तांत्रिक ने विस्तारपूर्वक सारी बात बताई। वीर तांत्रिक की सारी बात सुनकर, पिताजी, कल ही माया नगरी के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे अनुमति दें। लेकिन राजकुमार, नहीं पिताजी, इसके लिए आप मुझे रोकिए मत। मैं रानी माँ को वहाँ के लिए वहाँ अवश्य जाऊँगा। राजकुमार की जिद करने पर, ठीक है राजकुमार, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन हम जाते से पहले कुल गुरु से मिल ले। और महाराज ने सभी जादूगरों को तांत्रिकों के खास उस वृद्ध को तांत्रिक को पुरस्कार दिया और महारानी के शव को जड़ी बूटियों का लेप करके एक संदूक में रख दिया गया। और राजकुमार कमल मायावी नगरी के लिए जाने को तैयार था। कुलगुरु के पास गए थे। जी पिताजी, उन्होंने यह ताबीज और उनके रहते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। और राजकुमार कमल ने महाराज के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लेकर चल पड़ा अपने मकसद को सफल करने। उधर इधर लाल कीमती लाल इधर कीमती लाल अपने मामा नंदलाल से मिलने चंद्रगढ़ जा पहुंचा था। तभी, ओह, यह तो बहुत सुंदर ताबीज है। ताबीज है, पता नहीं किसका है। ठीक है, इसे पहन लेता हूँ। और ताबीज अपने गले में डाल लिया और चल पड़ा चंदनगढ़ के रास्ते। वीर सिंह को देख ता वीर सिंह, यह ताबीज तो राजकुमार का लगता है। हाँ, यह मायावी नगर जाते समय पहनने हुए थे।
ठीक कहते हो, पकड़ लो इसे। दोनों कीमती लाल के पीछे दौड़ पड़े और पकड़ लिया। अरे क्या बात हुई, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? महाराज के पास ले चलो, यही वही पता पता चल जाएगा। और कीमती लाल महाराज के दरबार में पेश किया गया। यह ताबीज तुम्हें कहाँ मिला? महाराज, यह ताबीज मुझे एक यहाँ से 50 कोस दूर आनंदपुर के निकट पड़ा मिला। वो राजकुमार की जान खतरे में पड़ सकती है। क्या महाराज, बात क्या है? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ कर सकूं। बात यह है कि आज से 20 दिन पूर्व एक जहरीली मक्खी काटने पर महारानी की मृत्यु हो चुकी है। और सारी बात कीमती लाल ने बता दी। सुनकर महाराज, मैं जाऊंगा माया नगरी। क्या? हाँ महाराज, मैं माया नगरी जाऊंगा और वहाँ राजकुमार की सहायता करूंगा। महाराज, आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं अपने मकसद में अवश्य सफल होऊंगा। लेकिन ठीक है महामंत्री जी, कीमती लाल को रास्ते के लिए आवश्यक सामान और एक घोड़ा उपलब्ध करा दीजिए जी। और महाराज, ये ताबीज कीमती लाल को देकर महाराज ने ताबीज कीमती लाल को देकर वहाँ से विदा किया। और नदी नाले पार करता हुआ कीमती लाल किसी प्रकार उसे कुछ दिन बीते। और 5वें दिन वह माया नगरी में के किनारे पर पहुंचा। यह तो माया नगरी है। इतनी ऊंची दीवार, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता होगा। घोड़े से उतरकर कीमती लाल दरवाजे तलाश करने लगा और मगर कोई सफलता न मिली। थक हार कर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, जब तक माया नगरी के बाहर निकलने का और अंदर जाने का रास्ता मालूम हो जाएगा, अंदर जाने का रास्ता मालूम हो जाएगा। और रात 10 बजे पी प्यों पी। ओह, यह सीटी क्या मतलब है? वो तभी दीवार 2 भागों में बट गई और स्त्री अपने हाथ में मसाल लिए नगर की बाहर निकली और दरवाजे के पार खड़ी हो गई। यही मौका है, अंदर चलूं। और कीमती लाल पेड़ों के पीछे से निकला और मसाल वाली स्त्री का ध्यान दिए बिना अंदर की ओर बढ़ गया। और मायावी नगरी के में प्रवेश करते ही दरवाज़ा बंद हो गया। धड़ धड़ धड़। मैं किशनगढ़ के प्रधानमंत्री की बेटी निर्मला हूँ। कुछ दिन पूर्व अपने सहेलियों के साथ घूमने आई थी। इस मायावी नगरी का शिकार हो गई। ओह, आप कौन है? मैं कीमती लाल हूँ। उसने सारी बात निर्मला को बताई। सुनकर, जब कोई धीर से इंद्रजाल नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग आज़ाद नहीं हो सकती। और राजकुमार, वह हंटर वाली स्त्री का शिकार हो गई है होंगे। और फिर उस भयंकर बुढ़िया, वह जहरीली मक्खी क्या भला है? जहरीली मक्खी माह में एक बार यहाँ से निकलती है और सैकड़ों लोगों की मौत के घाट उतार देती है। कीमती लाल ने सारी जानकारी प्राप्त की और माया नगरी की मुख्य द्वार इमारत की ओर बढ़ गया। उसने जलते हुए पतीले को देख उठाया। माया नगरी में प्रवेश किया। रे यह क्या? तभी वह आगे बढ़ा। तभी, तुम तीनों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु लेगी? उसके पहले वह हंटर लिया और फेंक दिया। इसी के साथ सुंदरी ने अपनी सहेली के साथ वहाँ आई। हाँ हाँ, आप रुमाल की तरफ हाथ
बढ़ाने और युक्ति का हंटर पिछड़ा और मायावी नगर के पक्षी पक्षी बन जाते। हाँ हाँ हाँ, बधाई हो, इस मायावी युक्ति ने युक्ति मुग्ध नहीं हुई। और फिर आप मायावी नगर में बाहर खड़े मसाल वाली युक्ति से पूछने पर दरवाज़ा फौरन बंद हो जाता। ओह, आप कौन हैं और यहाँ कैसे? मैं किशन मैं किशनगढ़ के प्रधानमंत्री की बेटी निर्मला कुछ दिन पहले अपने सखियों के साथ यहाँ घूमने आई थी और न इस मायावी नगर का शिकार हो गई। वो आप कौन है? मैं कीमती लाल हूँ। वो सारी बात बताई। वो सुनकर जब तक कि कोई इस धीर सेन के इंद्रजाल को नहीं तोड़ेगा तब तक ये लोग आज़ाद नहीं हो सकते। और राजकुमार वो एंटर वाली चुड़ैल स्त्री का शिकार हो गए हैं या फिर उस बैंकल बुढ़िया का बुढ़िया। यह जंगली मक्खी क्या भला है? जंगली मक्खी वह ये माह में एक यहाँ से निकलती है और सैकड़ों लोगों की मौत को घाट उतारती है। कीमती लाल ने सारी बात जानने के बाद वह वह मायावी नगर की मुख्य इमारत की ओर बढ़ चला और मुख्य इमारत में कोई एक बड़े कमरे में, ओह यह तो शरबत पी रही है। हिच हिच, हाँ तू भी पी खून की शराब। हिच हिच हिच, नहीं नहीं हिच हिच, तू ही पी। नहीं पिएगा? हिच हिच हिच, अच्छा क्या चाहता तू? मेरी चाहत मैं तेरी मौत चाहता हूँ क्या? और फिर उसने जलते हुए चूल्हे से पतीला उठाया और बुढ़िया के सिर पर दे मारा और बुढ़िया वहीं ढेर हो गई। और कीमती लाल ने उसकी अंगूठी उतारी और खुद पहन ली। और उसके पश्चात अब अगर नशे अगर नशे में न होती तो ये इसके जादू के कारण इसे मारना मुश्किल होता। और वह कमरे से बाहर निकल आया और बाहर एक भिखारी नजर आया। ओह, सोने के सिक्के ले लो, तुम भी जितना मन चाहे उठा लो। यहाँ कदम कदम पर तांत्रिक धीर सेन का इंद्रजाल फैला हुआ है। नहीं नहीं, ये मायावी सिक्के होंगे और ये भिखारी भी इंद्रजाल का कोई पुर्जा है होगा। क्या सोच रही हो? ले लो। लेकिन कीमती लाल ने उसके नजदीक गया और बुढ़िया वाली अंगूठी भिखारी पर दे के मारी और फिर बड़ा पल भर में भिखारी और सिक्के दोनों गायब हो गए। ओह, कीमती लाल आगे बढ़ गया। ओह, कितना ऊंचा ऊँटनी है। और वो आगे बढ़ा ना चाहा, ऊँटनी ने उसका रास्ता रोक लिया। इससे बचने का उपाय करना होगा, लेकिन कुलगुरु के ताबीज़ का काम भी नहीं कर रहा। मुझे इसे नीचे से निकलना होगा। कीमती लाल ऊँट के नीचे से निकलने का प्रयास किया, परंतु ऊँट ने तीव्र गति से लपक कर कीमती लाल को मुंह में जकड़ लिया। अरे अरे, मैं अब क्या किया जाए? तभी आचार्य कपिल के कंपेश की आकाशवाणी सुनाई दी। कमललाल, तुम मेरी श्रापित गुरुड़ की मुक्ति का साधन बन गए, इसलिए अपनी दिव्य शक्ति से मायावी नगर में बचाऊंगा। गुरुड़ संबंध पुस्तक जानने के लिए कीमती लाल और गुरुड़ की करामात में पढ़ें। ओह आचार्य, मैं इस ऊँटनी से कैसे मुक्ति पाऊँ? तभी उसके हाथ तभी उसके हाथ में देखो, अपने ऊँटनी की आंख फोड़ दो। ओह, हाथ में तलवार, वाह, अभी तक तो नहीं थी। और कीमती लाल उत्साहित हो गया और तड़ाक और दर्द से चटपटा उठनी। और अब इसके पैर पर काट दो, कचाक। और उसने उठने के चारों पैर काट डाले और देखते देखते यह क्या, उठनी गायब हो गई। गायब होते ही आगे बढ़ गया।
ओह! तभी अजगर आचार्य कपिल देव की आवाज़ फिर गूंजी। कीमती लाल, इस अजगर के सामने से नहीं बच, बीच से वार करो। ओह! खचाक, कीमती लाल ने अजगर के बीच में पहुंचा और कचाकच कच, और थोड़ी देर बाद अजगर टुकड़े में काट चुका था। वो कटे हुए टुकड़े टुकड़े खून में बदलते जा रहे हैं। अजगर से मुक्ति पाते ही तलवार गायब हो गई। फिर वो आगे बढ़ा। अचानक वह रुक जाना पड़ा। ओह! यह तो दलदल कैसे पार करूं? उसकी नज़र लाल, पीले और नीले फूलों पर पड़ी। नीले फूल को तोड़े नहीं नहीं, पीले फूलों को तोड़ता हूँ, शायद दलदल इंद्रजाल इसी से टूट जाए। तभी, रुक जाओ कीमती लाल, फूल नहीं, पीले फूल नहीं, लाल फूल तोड़ो। ओह! आचार्य की फिर से सहायता की नहीं तो। और कीमती लाल ने वैसा ही किया। वाह! और कीमती लाल अभी कुछ ही कदम आगे चला था कि वो जहरीली वो यह तो जहरीली मक्खी है। और कीमती लाल ने ताबीज उतार लिया और चल भाग। जहरीली मक्खी भागते ही चारों ओर तरफ से तेज आवाज़ें आने लगी और आंधियाँ चलने लगी। ओह! अब क्या होगा? अब न राजकुमार का पता चला, न सरोवर दिखाई दिया। कीमती लाल की शक्ति जवाब देने लगी, परंतु एक अज्ञात शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। आचार्य, मेरी सहायता करो। वत्स, तुम्हारे कीमती लाल, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ते रहो। तभी अचानक बादल गिरा और बिजली कड़कने लगी, कड़कड़। और ओह! इतनी भयानक शक्ल! कौन हो तू? यहाँ कैसे आया? मैं कीमती लाल हूँ, तेरी मौत हूँ। मेरी मौत कीमती लाल हो? तेरे कीमती तेरे तेरी कीमत तो अब खत्म होने वाली है। देखते हैं कौन किसको खत्म करता है। और धीरसेन ने कोई मंत्र बताया और अगले ही पल और दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए मैदान में कूद पड़े, धड़ाक धड़ाक। और तभी धीरसेन का त्रिशूल टूट गया। और फिर धीरसेन ने अपने गले की माला उतारी और कोई मंत्र बताने लगा, ओम नमः कलिंग कलिपा। और अब तेरी मौत निश्चित है कीमती लाल। वह उछल चुका था क्या? और कीमती लाल ने आंखें बंद करके आचार्य को याद किया। और तभी ओह! महामानव महामानव कंकाल की ओर बढ़ा। और यह भी पहुंचा हुआ तांत्रिक लगता है। इसे महाशक्ति से परास्त करना होगा। और धीरसेन ने अपना हाथ कीमती लाल की ओर बढ़ाया और अगले ही पल और मानव कंकाल को नष्ट कर हो गया। और तभी कीमती लाल ने ताबीज के दिव्य शक्ति निकली और धीरसेन की महाशक्ति को नष्ट कर दिया। और धीरसेन ने पूर्ण मंत्र पढ़ा। अगले ही पल, मेरे हुक्म मेरे आका, खत्म कर दिए कीमती लाल को। और दिन आचार्य कलिप ईश्वर, मेरी सहायता करो। अगले ही पल ताबीज गली ताबीज तलवार पर बांध कर राक्षस पर वार करो। और कीमती लाल ने रक्षक से भिड़ गया और सिर दी। उसे खत्म कर कीमती लाल आगे बढ़ा। तभी ओ सरोवर, वो अरे यह तो उड़ रहा है। और कीमती लाल भी प्रतीत हो रहा है अपने पंखों निकल आए हैं। और वह उन पंखों और फिर उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। किसी तरह सरोवर तक पहुंचूं, मुझे इस सरोवर तक नहीं पहुंचने दूंगा। कीमती लाल ने
धीरसेन की गर्दन पर कई प्रहार किए, लेकिन लगता है इसकी गर्दन किसी धातु की बनी है। कीमतीलाल, इसे एक तांत्रिक की जान इसके बाएं हाथ की कनक की उंगली में है, इस पर वार करो। ओह! और कीमतीलाल ने पुनः धीरन को आकर्षण हो गया। धीरसेन, अब तू नहीं बचेगा। यही सोच कीमतीलाल ने जमीन पर वार को वापस उतराया। तभी वह जहरीली मक्खी फिर आ गई और दो तरफा हमले में कीमतीलाल घबरा गया। लेकिन इसे हिम्मत नहीं आ रही, उसने हिम्मत नहीं आ रही और तथाकचाक उसके एक ही उस मक्खी की ओर बढ़ते हैं। कीमतीलाल चीख पड़ा, रुक जाओ, मुझे मत मारो। क्यों? क्योंकि यह स्वपनपुर की राजकुमारी सुमन है। क्या बकती हो? यह कैसे हो सकता है? ठहरो, तुम्हें मैं बताता हूँ। इतना कहकर धीरेन्द्र सेन ने कोई मंत्र बुदबुदाया। मक्खी धीरेन्द्र सेन के पास आई और सुनो, अपनी जिद न छोड़ मेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर परिणाम स्वरूप सुमनपुर की राजकुमारी सुमन को मैंने ही मक्खी बना दिया था। और जहरीली मक्खी यानी सुमनपुर की राजकुमारी। हाँ, यह एक लंबी कहानी है, कहकर अतिसेन बड़ अतीत में डूबता चला गया। वह आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व एक साधारण सा तांत्रिक था। यही जब माया नगरी एक आश्रम बना, मैं साधना में लीन था। एक दिन, अब क्या होगा, मैं रास्ता भटक गई हूँ और मेरे आश्रम के निकट पहुंचकर अरे साधु बाबा रास्ता पूछती हूँ, अरे साधु बाबा। और फिर मेरी तंद्रा टूटी। सामने अति सुंदर कन्या को देखकर मेरी आंखें आश्चर्य फैल गया। वह क्या प्रकृति इतनी सुंदर स्त्री हो सकती है? कहीं इंद्रलोक से तो नहीं हूँ? साधु बाबा, मैं सुमनपुर की राजकुमारी सुमन हूँ। अपनी सहेलियों के साथ शिकार खेलने के लिए आई थी, रास्ता भटक गई हूँ। आप कृपा करके मुझे सुमनपुर जाने का रास्ता बता दें। ठीक है, बताता हूँ। और मेरी सुमन ने मेरी तपस्या भंग कर दी थी। जल्दी बताइए। कन्या, रास्ता तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन रात होने वाली है, ऐसे में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तो क्या अब क्या हुआ? हाँ, यहाँ से सुमन का रास्ता काफ़ी लंबा है, रास्ते में भयानक जंगल है। ऐसा करो तुम कन्या, आज रात तुम मेरे आश्रम में रुक जाओ, कल प्रातः चली जाना। राजकुमारी एक क्षण के लिए हिचकिचाई, फिर मान गई। और रात को मेरी आंखें में नींद न थी। मैं इस अति सुंदर राजकुमारी को अपनी तपस्या का भंग कर दी, साथ ही मेरी नींद भी आराम कर दी। अगली सुबह, राजकुमारी, तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे प्रभावित किया है क्या? हाँ, मैं गृहस्थी जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मेरी बात सुनकर 2 टके का साधु और ख्वाब महलों के। हाँ हाँ, मैं 2 टके का साधु हूँ, लेकिन जल्द ही तुम्हें हर सुख सुविधा उपलब्ध करा दूंगा। मैं अपनी शकल देख आईने में, कितना बदसूरत है तुम। हाँ, मैं शकल बदसूरत हूँ, पर मेरी शक्ति से परिचित नहीं है तुम। मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता बताओ। राजकुमारी, मेरे दिल मत तोड़ो, मैं पागल हो जाऊंगा। और मैंने उसका रास्ता रोक लिया। मेरे प्रेम स्वीकार करो, तुमसे अंतिम बार कह रहा हूँ। मैं गिड़गिड़ाया, परंतु उसने सुमन ने मुझे ठोकर मारकर आगे बढ़ गई। राजकुमारी, अब तुम मेरे साथ विवाह नहीं करोगी तो तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। राजकुमारी पलट कर मुझे घूरने लगी। क्या कर लोगे तुम? मैं चाहूँ तो तुम्हारे पिता पर कहकर तुम्हें फांसी दिलवा सकती हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ साधु नहीं, तांत्रिक भी हूँ। मेरी शक्तियाँ का अंदाजा नहीं है। कहकर मैंने कुछ मंत्र बुदबुदाए। अब तू राजकुमारी नहीं, एक जहरीली मक्खी बन जाएगी। ढोंगी साधु, हा हा हा। और अगले ही पल, ओह, मैं मक्खी बन गई। ओह साधु बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको नाहक ही अपमान किया है। नहीं नहीं, अब
अब भी समय है राजकुमारी, मान जाओ। और 2 वर्ष बाद राजकुमारी, अब क्या विचार है तुम्हारा? वही जो पहले था। और राजकुमारी, मुझसे शादी कर लो कि तैयार नहीं हुई। मैंने आश्रम को मायावी नगर में बना दिया। अब तू अपनी भूख प्यास के लिए खून पिएगी और खून पीने के वाले की मृत्यु हो जाएगी। ओह, हाँ हाँ हाँ, अब तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मक्खी बनकर ही रहना होगा। सुबक सुबक सुबक। और सुमन की जिद के कारण अब न जाने कितने लोग मायावी नगरी का शिकार हो गए हैं। और कुछ लोग तो पक्षी और कुछ मूर्तियों में बदल दिया है मैंने। तांत्रिक धीरसेन, तुमने जो कुछ भी किया गलत किया। और जहरीली मक्खी यानी राजकुमारी सुमन को तुम्हें तांत्रिक बाबा का अपमान नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। हिच, तब अब मैं क्या होगा? मैं मरने वाला हूँ। तभी धीरसेन को मंत्र बुदबुदाया, पक्षी हूँ और मूर्तियों, मैंने तुम्हें मनुष्य में बदल दिया है। भगवान, मुझे क्षमा करना। आह, मैं हिच हिच। और धीरसेन, जहरीली मक्खी को भी राजकुमारी बना दो। धीरसेन जल्दी बोला, लेकिन धीरसेन की सांसें उखड़ रही थी। ओ, एक और अब धीरसेन अपनी बात पूरी किए बिना दुनिया छोड़ गया। अलविदा, वे विदा हो गई हैं। ओह, अब क्या होगा राजकुमारी? तुम्हारी मुक्ति के लिए तुम्हें तुमने अधूरी बात ये बताई। और वो, आओ मेरे साथ, चलो सरोवर में। ठीक है, वहीं पता करते हैं। कीमती लाल और जहरीला मक्खी सरोवर के पास पहुंचे। आह, यहाँ तो सभी मूर्ति और पक्षी मनुष्यों में बदल गए हैं। तभी निर्मला अपनी सहेली के साथ आई। कीमती लाल, मक्खी और तुम्हारे साथ। कीमती लाल, जहरीली मक्खी और तुम्हारे पास निर्मला आई है। जहरीली मक्खी सुमनपुर की राजकुमारी सुमन है। और कीमती लाल ने सारी बात बताई। ओह, अब क्या हुआ? मैं सरोवर के अंदर जाता हूँ। ओह, यहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। पता नहीं इतना क्या कहना चाहते थे धीरेन्द्र। और अचानक दिमाग खुलता, कहीं ऐसा तो नहीं सरोवर में कोई तहखाना हो? मुझे उस उसमें किसी वस्तु हो जिससे अचानक इतना बड़ा पौधा का अर्थ हो सकता है। क्या अर्थ हो सकता है? मुझे इस पौधे डाल पकड़कर अपनी ओर खींचनी चाहिए। और अगली पल, ओह, यह पिंजरा मूर्ति इसमें बारे में बताना चाह रहे थे धीरेन्द्र। और पिंजरा लेकर कीमती लाल सरोवर से बाहर निकला, पूछा जहाँ निर्मला और सहेलियाँ और सुमन मक्खी की प्रतीक्षा कर रही थी। यह पिंजरा मूर्ति, ओह, इसमें क्या है? और स्त्री की वाली मूर्ति को निकालकर कीमती लाल ने मक्खी से स्पर्श किया और मक्खी परिवर्तन हुआ। और उसकी नज़र एक मुर्गे पर पड़ी। ओह, सभी पक्षी मनुष्य बन गए हैं, परंतु यह मुर्गा, हो सकता है यह चंदनगढ़ का राजकुमार हो। कीमतीलाल ने पुरुष पुरुष की मूर्ति को निकालकर मुर्गे से स्पर्श किया। मुर्गा में भी परिवर्तन हुआ। ओह, ये भी राजकुमार कमल है। और राजकुमार कमल और राजकुमारी सुमन एक दूसरे से बड़े मोहक अंदाज में देख रहे थे। यह है सुमनपुर की राजकुमारी सुमन और ये है चंदनपुर गढ़ के राजकुमार कमल। और राजकुमार कमल और कीमतीलाल की सारी बात बताई। तभी राजकुमार ने जैसे ही याद आया, ओह, आज से 35 दिन हो गए हैं। मैं सरोवर का जल लेकर जल्दी ही महल चंद्रगढ़ पहुंचना है, ताकि हाँ हाँ, चलना चाहिए। जैसे ही कीमतीलाल सरोवर का जल लिया और
सरोवर का जल और सारा पानी सूख गया और मायावी नगर एक जगह आश्रम दिखाई देने लगा। ओह, दूसरा धीरेन्द्र सर का पूरा नगर गायब हो गया क्या? और फिर सभी वहाँ से चल पड़े। और ठीक 40वें दिन राजकुमार कमल की जय हो और महल में पहुँचकर पिताजी मेरे बेटे और कीमती लाल ने सरोवर का जल रानी पर छिड़का। ओह, महारानी तो जीवित हो गई। और कमल दौड़कर महारानी के पास पहुंचा। माँ, रानी माँ, मेरे लाल, मेरे राजकुमार। और अगले दिन कीमती लाल के संयोग से चंदनगढ़ की महारानी राजकुमारी को आपके सामने है। आपकी बदौलत सैकड़ों लोगों को तांत्रिक धीरेन्द्र सेन के प्रकोप से मृत्यु मिली है, इसलिए कीमती लाल को पुरस्कार दिया जाए। ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक है महाराज। और महाराज वीरेंद्र प्रताप ने कीमती लाल को सम्मानित पुरस्कार दिया। धन्यवाद महाराज, यह मेरा फर्ज था, किंतु खुशी है कि आपके काम आया। एक महाराज, एक और विनती है। बोलो। हाँ बोलो। चूँकि मायावी नगरी में राजकुमारी सुमन व राजकुमार कमल काफ़ी दिनों तक एक दूसरे के साथ रहे हैं, इसलिए दोनों की शादी कर देनी चाहिए। ओह कीमती लाल, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी। हमें तुम्हारा सुझाव पसंद आया। सिर दी, हम खुद राजकुमारी को लेकर सुमन नगर जाएंगे और विवाह का मुहूर्त निकलवा कर लौटेंगे। और सचमुच और राजकुमारी सुमन और राजकुमार कमल शादी हो गई। एक दिन वत्स कमल, राजपाट तुम संभालो, हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ठीक है पिताजी। और कमल कीमती लाल अपने गांव होशियारपुर में चला गया, जहां महाराज और महारानी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। समाप्त दोस्तों।